प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचना का भी विशेष महत्व है। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। हिंदी आलोचना का विकास। देखिए हिंदी आलोचना कहते किसे हैं? किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्यशास्त्र के रूप में विद्यमान थी। कालांतर में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। कवियों की तुलनात्मक श्रेणियां निर्धारित करने की जो प्रवृत्ति तत्कालीन ग्रंथों में उपलब्ध होती है और जिसके आधार पर सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अब के कवि खदोत सम जहते करत प्रकाश जैसी उक्तियां कही गई हैं, वे भी आलोचना पद्धति के प्रारंभिक बीज को लिए हुए हैं। रीतिकाल में समीक्षा का अधिक प्रौढ़ रूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय तक गद्य का पूर्ण विकास न हो सका था। भारतीय हिंदी युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का प्रारंभ भी इसी काल में हुआ। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी समालोचना का द्वार खोल दिया। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थीं। भारतीय हिंदी जी ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान किया, उसी प्रकार समालोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य सूत्र के अनुकरण पर लिखा। यह सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। इस ग्रंथ की रचना सन 1883 ईस्वी में हुई। इस काल में आलोचना के 3 रूप मिलते हैं: सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा टीका अथवा भाष्य, तीसरा इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि परिचय। सैद्धांतिक आलोचना में भारतीय हिंदू कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत छंद प्रभाकर, मुरारी दान कविराज कृत जसवंत जसोभूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ हैं। टीका पद्धति के अंतर्गत लिखे गए आलोचना ग्रंथों में बिहारी सस्सई पर लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का संशोधित रूप ग्रेरसन ने 1896 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। कवियों के जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज एवं ग्रेरसन के इतिहास ग्रंथ में भी मिलती है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा में तत्कालीन आलोचना का बीज विद्यमान है। भारतीय हिंदू काल के समालोचकों में बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमगंज जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादम्बनी में की। बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय हिंदू के नाटक नील देवी की और श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की भी समीक्षा लिखी। भट्ट जी की आलोचना शैली में सरसता, भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता का पुट विद्यमान है। देखिए द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतीय हिंदू युग की तुलना में अधिक निखरा है। साथ ही इस काल में आलोचना की विभिन्न पद्धतियां भी विकसित हुई। एक और तो संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ लिखे गए, यथा लाला भगवान दीन कृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर आदि।
तो दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना करके किया। इसी परंपरा में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव तथा कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तकें तुलनात्मक आलोचना की पद्धति पर लिखी। तुलनात्मक आलोचना का आधार परंपरागत शास्त्रीय विवेचना की रही है। देखिए, परिचयात्मक आलोचना के अंतर्गत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन इस काल में अधिक विकसित हुआ। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश परिचयात्मक आलोचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गईं। ऐसी आलोचनाओं में पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय, उसकी विषय वस्तु की निंदा या प्रशंसा तथा लेखकीय दृष्टिकोण का उद्घाटन किया जाता है। द्विवेदी जी के अनुसार समालोचक का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करें कि किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को भी लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यही विचारणीय विषय है। द्विवेदी जी ने एक ओर भाषा संस्कार के द्वारा लोगों को शुद्ध हिंदी लेखन की ओर अग्रसर किया, तो दूसरी ओर कवियों और लेखकों को उनके कर्तव्य का बोध भी कराया। आलोचना क्षेत्र में उनका महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने नवीन एवं प्राचीन का समन्वय किया तथा आगे के आलोचकों को दिशा निर्देश दिए। उनकी शैली सरल, व्यवहारिक एवं सरस है, जिसमें व्यंग्यात्मक पुट भी देखा जा सकता है। इस काल में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों का अनुवाद भी हिंदी में किया गया है। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचनादर्श नाम से किया। इसी परंपरा में आगे चलकर शुक्ल जी ने एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। द्विवेदी जी के कुछ निबंधों में भी पाश्चात्य समालोचकों के विचारों की झलक विद्यमान है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद भारतीय हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। संस्कृत पद्धति से जहाँ केवल शास्त्रीय आलोचना होती थी, वहाँ अब आलोचना के नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं और कृति के सामान्य गुण दोषों की विवेचना के अतिरिक्त कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन भी किया जाने लगा। हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी के आलोचना साहित्य की पर्याप्त श्री वृद्धि की है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्यालोचन, भाषा रहस्य जैसी कृतियों की रचना करके हिंदी की महान उपकार किया। साहित्यालोचन में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को समन्वित करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। हिंदी समालोचना को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। उनसे पूर्व जिस तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ था, उसमें न तो कोई आदर्श था और न कोई सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। निश्चित रूप से तुलनात्मक आलोचना के स्वस्थ प्रतिमानों का निर्धारण तब तक नहीं हो सका था। शुक्ल जी ने आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की और समीक्षा पद्धति का सुनिश्चित पथ निर्मित किया। वे युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही किसी कृति की समीक्षा करने पर बल देते हैं। निश्चित रूप से हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का अवदान महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का गहन अध्ययन किया था, अतः इनका समन्वय करके नवीन पद्धति का विकास करने में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति विश्लेषणात्मक थी। परिणामतः वे रचना के गुण दोष कथन तक ही सीमित न रहकर रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन भी करते थे। हिंदी के अन्य
अनेक आलोचकों पर जहां एकांगी दृष्टि रखने का आरोप लगाया जा सकता है, वहीं शुक्ल जी इस आरोप से बरी हैं। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि कुछ मूल्यों पर आधारित है, यथा लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, प्रबंधात्मकता और विरोध का सामंजस्य आदि। शुक्ल जी ने एक ओर तो चिंतामणि के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया, दूसरी ओर उन सिद्धांतों के व्यवहारिक उदाहरण देकर अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कवियों और लेखकों के साहित्य के विषय में जो आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किए हैं, वे इस इतिहास ग्रंथ का सर्वाधिक सशक्त पक्ष है। रस मीमांसा में उन्होंने रस के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन मौलिक ढंग से किया है। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, गोस्वामी तुलसीदास में शुक्ल जी ने भक्ति काल के इन तीन प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं का मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण किया। कुछ लोगों ने शुक्ल जी पर यह आरोप भी लगाया है कि वे तुलसी को पैमाना बनाकर अन्य कवियों को नापते हैं, इसी कारण कबीर के प्रति वे न्याय नहीं कर सके और वे प्रबंध काव्य को अधिक श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए मुक्तकों के प्रति भी वे उतने आकृष्ट नहीं हुए। यही नहीं, अपितु हिंदी काव्य की श्रेष्ठतम धारा छायावाद की अंतरात्मा को न समझ पाने का आरोप भी उन पर लगाया गया। इस संबंध में यही कहना पर्याप्त है कि शुक्ल जी नैतिकतावादी, लोक मंगलकारी और आदर्शवादी सिद्धांतों के पोषक थे। अतः उनकी आलोचनाएं अपने सिद्धांतों के अनुरूप है, किंतु उन पर संकीर्णता का आरोप लगाना नितांत असंगत है। देखिए, शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवली पांडे और रमा शंकर शुक्ल जैसे कतिपय आलोचकों को दिया जा सकता है। श्री कृष्ण शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर नामक कृतियों में केशव और रत्नाकर इन दो प्रमुख कवियों पर समीक्षाएं प्रस्तुत की। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी घनानंद को अपने अध्ययन का आधार बनाया। हिंदी समीक्षकों में शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, वे हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य आदि। वे काव्य में सौंदर्य विधायक तत्वों के उद्घाटन पर विशेष बल देते हैं। कथा साहित्य और नाटक की आलोचना वे इनके प्रभावकारी पक्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। प्रसाद जी के नाटकों को वे स्वच्छंदतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उपयुक्त मानते हैं। वे मूलतः छायावादी एवं स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में हिंदी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के आलोचक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं है। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर भी उन्होंने ही पहली बार विचार किया। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य और कबीर आदि कृतियाँ उनके गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना और तदयुगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। उनका ग्रंथ रस सिद्धांत रस के सांगोपांग विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं।
डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी कृतियों में कवि की सौंदर्य अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति सामर्थ्य का सुंदर विश्लेषण किया है। रसवाद को वे व्यापक आयामों को ले गए, किंतु वे परिष्कृत आनंद अनुभूति को ही काव्य लक्ष्य मानते हैं। बाबू गुलाब राय ने सैद्धांतिक एवं व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सैद्धांतिक आलोचना के उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत और अध्ययन। काव्य के रूप समीक्षात्मक निबंधों का संकलन उन्होंने अध्ययन और आस्वाद नामक रचना में किया है। देखिए, मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में भी हिंदी के कई आलोचकों का नाम लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा इनमें शीर्षस्थ हैं, प्रमुख हैं, जिनकी आलोचना प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त वे निराला की साहित्य साधना के द्वारा निराला जी को प्रतिष्ठित करने में भी सफल रहे हैं। भाषा और समाज उनके भाषा वैज्ञानिक रूप को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मार्क्सवादी दृष्टि होने से उनकी आलोचना दृष्टि निश्चित रूप से सीमित हो गई है। इस वर्ग के अन्य आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्ता, नामवर सिंह, अमृत राय आदि। शिवदान सिंह चौहान की समीक्षा कृतियों में प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और साहित्य अनुशीलन का नाम लिया जा सकता है। प्रकाश चंद्र गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा आदि। डॉक्टर नामवर सिंह की इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज आदि कृतियां प्रकाश में आई हैं। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञे, इलाचंद्र जोशी एवं देवराज उपाध्याय का नाम लिया जा सकता है। जोशी जी ने विश्लेषण, विवेचना, साहित्य चिंतन, साहित्य संतरण में संकलित निबंधों में मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। अज्ञे के त्रिशंकु पर फ्रायड, एडलर एवं युंग के सिद्धांतों की छाप है। देखिए, हिंदी की आधुनिक समीक्षा विविध आयामों को लेकर विकसित हो रही है। शैली विज्ञान पर भी इधर कई पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रीति विज्ञान, भोलानाथ तिवारी की शैली विज्ञान, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव कृत शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका इस विषय की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। विभिन्न विषयों पर होने वाले शोध कार्यों ने भी हिंदी समीक्षा की श्रेय वृद्धि की है। आजकल अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं जो आलोचना को समृद्ध कर रही हैं, यथा आलोचना, समीक्षा, प्रतीक, वार्षिकी, माध्यम आदि। हिंदी की नवीन आलोचना तभी अधिक सुसंगत होगी जब हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय कर सकें। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी जो आलोचना है, आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना इन्होंने की है। मूल्य आधारित आलोचना पद्धति का विकास, आलोचना पद्धति में लोक मंगल की भावना, नैतिकतावादी, लोक मंगलकारी, आदर्शवादी सिद्धांतों के समर्थक, तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक, हृदय और बुद्धि का समन्वय करने वाले, पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षा पद्धतियों का मिश्रण, इनके उसमें विवेचन की स्पष्टता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक ये कहे जाते हैं। दूसरे नंदलाल वाजपेयी, इन्होंने छायावाद के प्रबल समर्थक हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का इन्होंने उद्घाटन किया है। नई कविता के दोषों का इन्होंने उद्घाटन किया है। मौलिक चिंतन, निष्पक्षता एवं निर्भीकता से युक्त आलोचना, सौंदर्यपरक दृष्टि, स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति। आचार्य प्रसाद द्विवेदी आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा इनके उसमें है। शुक्ल संस्थान के आलोचक होते हुए भी मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति के कारण शुक्ल जी से अलग हैं। मानवीय मूल्यों में गहन आस्था है। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य को उजागर किया। साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने वाले आलोचक हैं। मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक हैं। रसवादी
डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं, छायावादी आलोचक हैं, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक हैं, पाश्चात्य समीक्षकों से प्रभावित हैं, कवि के व्यक्तित्व की स्वीकृति है, परिष्कृत आनंदानुभूति में नैतिक मूल्यों का समावेश। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये प्रगतिवादी आलोचक हैं, मार्क्सवाद के समर्थक हैं, वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक हैं, हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांतों पर परखने वाले समीक्षक हैं, हिंदी साहित्य को नवजागरण से इन्होंने जोड़ा है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया है। डॉक्टर नामवर सिंह मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास जी की भांति मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक हैं, शुक्ल विरोधी खेमे के आलोचक हैं, आलोचना में ईमानदारी एवं प्रामाणिकता का समावेश इन्होंने किया है। देखिए अगले उसमें बात करेंगे हिंदी गद्य की अन्य विधाएं।